गुड आफ्टरनून। आज हमारा लेक्चर है 13 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कल हमने अपना एप्लीकेशन वाला पार्ट खत्म किया था, जिसके फॉर्मूले तुमको याद करने देते जो तुम नहीं करके आए थे। उसके बाद हमने कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन स्टार्ट किया था। ये 3 तरह के ग्राफ प्लॉट किए थे। ये ग्राफ किसके था? दोनों जब स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड, जो हम में लेते हैं उसका वॉल्यूम हम यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? वॉल्यूम ऑफ NaOH या फिर वॉल्यूम ऑफ HCl। वो डिपेंड करता है कि हमने ब्यूरेट में क्या लिया है, किसके वर्सेस में। अगर वर्सेस NaOH तो NaOH का वॉल्यूम रहेगा, और HCl के वर्सेस हो तो HCl का वॉल्यूम रहेगा। तो ये ग्राफ हमारा किसके लिए था? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वाली टाइट्रेशन के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए बनता है? वर्सेस वीक बेस। जो हम टाइट्रेंट लेते हैं, जो मेरा ब्यूरेट में रहता है, वो वीक रहना चाहिए। वो वीक रहेगा तो इस तरह का ग्राफ बनता है। तो ये किसके केस में है? स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस, या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड। तो इसके हिसाब से वॉल्यूम आ जाएगा यहाँ पे। अगर वीक बेस है तो वीक बेस का वॉल्यूम आ जाएगा, वीक एसिड है तो वीक एसिड का वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है? ये वाला ग्राफ किसके लिए बनाया था? जब दोनों वीक होते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग में हल्का सा डिप आता है, फिर इंक्रीज होता है, फिर कांस्टेंट हो जाता है। तो ये इसका था वीक एसिड वर्सेस वीक बेस। दो में से टाइट्रेंट में जो होगा उसका वॉल्यूम हम यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है ये चीज? आज हम देख रहे हैं जब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का केस। मतलब तुम्हारे सॉल्यूशन में तो कोई स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, और वीक एसिड हम ऐड कर रहे हैं। क्लियर है? तो इसका क्या रहेगा? तो इसमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनता है। पहले कंडक्टेंस है हल्का सा, हाई कंडक्टेंस रहेगा, उसके बाद डिप होता है। ठीक है, ये ग्राफ आता है वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस का। एक्सप्लेनेशन में हम नहीं जा रहे हैं, हमको उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ग्राफ समझने हैं। तो ये किसका ग्राफ बनता है तुम्हारा? इसको थोड़ा नीचे बना लेना। मतलब पहले हल्का सा कंडक्टेंस डिप होगा, फिर थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, और फिर एकदम तेजी से बढ़ेगा। क्योंकि तेजी से क्यों बढ़ रहा है? जब भी मैंने बोला कि टाइटनेस में तुम्हारा स्ट्रॉन्ग चीज होगा तो इक्विवेलेंस पॉइंट के बाद एकदम इंक्रीज होता है। ये हमने बात की थी ना, वो क्यों इंक्रीज होता है? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके आयंस बढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन के बाद, तो एकदम इंक्रीज देखने को मिलता है। और ये क्या हो जाएगा? इसका न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। या फिर इसी तरह से हम अगर 8 का देखें तो उसमें क्या हो जाएगा? वीक बेस वर्सेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसका एग्जांपल, वीक एसिड का कोई एग्जांपल बताना। YCH3 वर्सेस NaOH। तो कंफ्यूज मत होना कि अगर एसिड को तुम अपने उसमें ले रहे हो, फ्लास्क में ले रहे हो, तो ग्राफ अलग बन रहा है। तो ये देखना कि वॉल्यूम किसका लिखा हुआ है। चीजें सेम है, यहाँ पे भी हमने यही लिया था। ये जो दोनों चीजें हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्या रहेगा? NaOH मान लो, वीक एसिड, दोनों सेम सामान यहाँ पे यूज कर रहे हैं, पर ग्राफ कैसा बन रहा है? डिफरेंट बन रहा है। वो भी इस रीजन की वजह से कि उसमें वो सॉल्यूशन में ले रखा है और इसमें वो टाइट्रेंट में ले रखा है। तो प्लीज दोनों में कंफ्यूज मत हो ना, ग्राफ बार बार बनाकर देख लो, वो ये पूछ सकता है और इसमें कंफ्यूज करेगा। इसी तरह से अगला सेम टू सेम ऐसा ही बन जाएगा। वीक बेस मतलब NH4OH, और स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl। इसका भी किस तरह से? सेम इस तरह। ये कंडक्टेंस को मैंने G लिख दिया। ये यहाँ पे किसका वॉल्यूम आएगा? वॉल्यूम ऑफ एक्स एक्सिस पे किसका वॉल्यूम आएगा? भाई ये वॉल्यूम किसका लिख रही हूँ मैं? सारी जगह जो लिख रही हूँ, जो वर्सेस में है, जो टाइट्रेंट है, तो किसका वॉल्यूम आएगा? जब भी तुमको ऐसे शार्प इंक्रीज मिले ना न्यूट्रलाइजेशन के पॉइंट के बाद, तो उसका मतलब तुम्हारे टाइट्रेंट में क्या है? कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस है। जब कांस्टेंट मिल जाए, उसका मतलब कोई वीक एसिड है या फिर वीक बेस है। ये चीज ध्यान रखना।
तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, रख के बैठ जा चुपचाप। यहाँ पे नीचे वॉल्यूम किसका आएगा, NaOH। अब मेरे सॉल्यूशन में दो एसिड है, एक तो वीक एसिड है, जैसे एसिडिक एसिड हो गया, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो उसका प्लॉट कैसे बनता है, जैसे हमने इससे पहले वाला प्लॉट बनाया ना, वो थोड़ा सा डिक्रीज होके वापस इंक्रीज होता है। इसमें पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड वाला ग्राफ बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड वाला हम ऐसे बनाते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वाला। उसके बाद हम वीक वाला इंक्रीज दिखाते हैं। जो वीक में हमने इंक्रीज दिखाया था, जब वीक एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस वाला इंक्रीज था, उस तरह से इंक्रीज होता है। तो ये जो न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट होता है, ये वो वॉल्यूम बताता है जितने में HCl न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ये वो वॉल्यूम बताता है जितने में CH3COH न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये जो पॉइंट है, किसका पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट फॉर HCl। और ये वाला जो पॉइंट है, किसका पॉइंट है, इक्विवेलेंस पॉइंट या फिर न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट फॉर CH3COH। समझ गए, मतलब इतना वॉल्यूम लगा होगा इसको फुल्ली न्यूट्रलाइज होने में, CH3COH को, और इतना वॉल्यूम लगा होगा HCl को फुल्ली न्यूट्रलाइज होने में। तो ये होता है जब मिक्सचर का दे रखा हो तुम्हारे सॉल्यूशन में और तुम स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेशन कर रहे हो। ये वाला लिख लिया है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन क्या होती है, जब कोई प्रेसिपिटेट बन रहा हो, हमको पता है AgCl एक सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो जब Ag, यहाँ पे वॉल्यूम किसका रहेगा, AgNO3 का, मतलब AgNO3 अपना किस में है, ब्यूरेट में है, और नीचे क्या है, KCl। तो सबसे पहले इनिशियली बिफोर टाइट्रेशन, मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, AgNO3 है। Ag प्लस दो आयंस के फॉर्म में रह रहा है ये। ठीक है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट तो है। अब जब मैंने ऊपर से, नहीं इनिशियली मेरे सॉल्यूशन में तो KCl है ना, KCl किस फॉर्म में है, K प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोलाइट है। जब ऊपर से मैंने AgNO3 डाला, तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन क्या होगा, KCl प्लस AgNO3 will form AgCl प्लस KNO3। NO3 का मोबिलिटी और Cl माइनस का मोबिलिटी आसपास बराबर सा है। तो पहले मेरे सॉल्यूशन में K प्लस आयन थे और Cl माइनस आयन थे। अब मेरे सॉल्यूशन में एक तो छोटा सा PPT है, मतलब प्रेसिपिटेटर, बाकी K प्लस आयन और NO3 आयंस। आयंस क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। तो इसलिए क्या रहता है, कंडक्टेंस कांस्टेंट रहता है जब तक पूरा AgCl नहीं बन जाता, मतलब पूरी टाइट्रेशन नहीं हो जाती। उसके बाद जब अगली ड्रॉप डालेंगे AgNO3 की, तो अब सॉल्यूशन में आयंस का बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब Ag प्लस NO3 और KCl भी है। तो आयंस बढ़ने की वजह से अब क्या होगा, कंडक्टेंस में इंक्रीज दिखेगा मुझे। तो ये मेरा इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा। जब भी कोई प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होगी, उसका ग्राफ किस तरह बनेगा, स्टार्टिंग में कंडक्टेंस क्या रहेगी, कांस्टेंट, उसके बाद एकदम इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब क्लोराइड आयंस भी रह गए, Ag भी आ जाएगा एक्स्ट्रा, NO3 माइनस भी आ जाएगा, तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ गए। नंबर ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। तो ये प्रेसिपिटेशन का ग्राफ रहता है। ये हमारे 10 तरह के ग्राफ, जिसमें चार और चार एक जैसे, मतलब 4 तरह के वो ग्राफ हो गए, 2 ये वाले हो गए। इस ग्राफ को प्लीज प्रैक्टिस कर लेना। और एक और वो कभी कभी क्या पूछते हैं, ये तो जैसे कंडक्टेंस मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे, तो कभी उल्टा करके पूछ लेते हैं, तो उसको मैं बनाना सिखाती हूँ। मतलब कि वो वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे दे देगी और कंडक्टेंस को एक्स एक्सिस पे दे देगी, तो कैसे ग्राफ बनेगा। ये वाला लिख लिया है, ये वाला लिख लो पहले।
ये हो गया अपना वॉल्यूम, ये हो गया जी। देखो मैंने क्या किया, कैसे बनाना है अगर तुमसे उल्टा ग्राफ पूछते हो। ये जो ग्राफ है मेरा, इसका मिरर इमेज बनाया। मिरर इमेज समझ आ रहा है कैसे बनाया? समझ आया? मिरर इमेज बनाया, उसके बाद उसको रोटेट कर दिया, तो जो भी बनेगा वो मेरा वॉल्यूम वर्सेस कंडक्टेंस का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसको रोटेट किया तो जी मेरा एक्स एक्सिस पे आ जाएगा और वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा, और ये ग्राफ इसी तरह से बनाना, जैसा हो वहां पे वैसा ही रहेगा। अब अपना 3D इमेजिनेशन यूज करके इसको प्लीज ढंग से कर लेना। पर ये स्टेप करना है, पहले मिरर इमेज, उसके बाद रोटेशन। हो गया? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, 2-4, फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे जो कि है इलेक्ट्रोलाइसिस या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे PYQs आ रखे हैं मेंस में, उसको देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, जो पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन प्लस टाइट्रेशन का अगर कुछ होगा तो देख लेंगे। फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, for a strong electrolyte, a plot of molar conductivity against concentration raised to the power 1/2, against concentration raised to the power 1/2 is a straight line. Concentration raised to the power 1/2 is a straight line with negative slope. The correct unit for the slope is, मुझे स्लोप की यूनिट्स बतानी है, क्या रहेगी? किसका क्वेश्चन है ये? कौन सी इक्वेशन में हम लैम्डा एम और रूट सी का प्लॉट करते हैं? डिबाय-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन। तो उस इक्वेशन का जो स्लोप आता है उसकी हमको यूनिट बतानी है। तो पहले वो इक्वेशन लिखो, उसका स्लोप देखो क्या है, उसकी यूनिट क्या आ रही है। क्वेश्चन समझे क्या करना है? डिबाय-हक्केल-ओनसागर इक्वेशन खोल, उसमें क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला रिलेशन बनता है। y क्या है इसमें, x क्या है इसमें, लैम्डा एम भाई वो कांस्टेंट होता है, a भी कांस्टेंट है, एक नीचे इक्वेशन में देख, रूट सी एक वेरिएबल है, रूट सी, तो इनके बीच में अब स्लोप जो भी निकल रहा है उसकी यूनिट निकालनी है तुमको। लैम्डा एम की यूनिट तुमको पता है, लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा एम नॉट माइनस ए रूट सी। तो मुझे बेसिकली इस ए की यूनिट बतानी है, क्या होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना। किसी घोड़े में से घोड़े माइनस होते हैं, हाथी में से हाथी माइनस होते हैं, तो लैम्डा एम में से लैम्डा एम माइनस हो रहा है तो यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, और नीचे रूट सी की यूनिट लिख दो जो भी आती है। लैम्डा एम की यूनिट क्या होती है, एस मोल इनवर्स, ये होती है। रूट सी की यूनिट क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन की, कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी। अगर हमको नहीं कहीं दे रखा है ग्राम पर लीटर तो हम मोल पर लीटर ही लेंगे, अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं चलाएंगे।
ठीक है, क्या आ जाएगा ये मोल पर, इसकी पावर में क्या है, इतना क्लियर है ये चीज, बस अब सोल्व कर लो इसको। ये तुम्हारा एक ही यूनिट सोल्व कर रहे हैं हम, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यहाँ पे +1/2 है तो ऊपर जाके -1/2 हो जाएगी, और लीटर यहाँ पे -1/2 है तो ऊपर जाके +1/2 हो जाएगा, -3/2 लीटर इनवर्स। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ आया कैसे किया ये वाला? इसकी पावर नीचे मोल की पावर +1/2 थी, ऊपर जाके वो -1/2 हो गई, माइनस ऐड कर सकते हैं दोनों पावर को, -3/2 आ गया। लीटर की पावर नीचे माइनस ही तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी +1/2, तो मेरी यूनिट क्या रहेगी स्लोप की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -3/2 लीटर 1/2। ये तुम्हारा आया था 2024 में। इतने आसान क्वेश्चन दे देते हैं, मुझे नहीं आता, पर नहीं वो मिक्स दे दे, 2-4 आसान दे देंगे, क्या पता इस चैप्टर का आसान आ गया हो। अगला क्वेश्चन लिखो, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज, मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज of divalent cation, of divalent cation, molar ionic conductivities of divalent cation and anion and anion are 57 and 73, 57 and 73 Siemens centimeter square per mole respectively। 57 and 73 ये यूनिट्स है respectively। The molar conductivities of a solution, molar conductivities of a solution of an electrolyte, of an electrolyte, molar conductivities of a solution of an electrolyte with the above cation, with the above cation and anion, कहाँ रह गया तेरा, with the above cation and anion will be, इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी क्या होगी, डाइवेलेंट कैटायन एनायन का मतलब क्या है, उन पे चार्ज 2+ का है, कैटायन पे 2+ का और एनायन पे 2- का, मतलब दोनों का नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा, जितना कैटायन है उतना ही क्या होगा, तो इतना सोचना ही नहीं है, ऐड करना है दोनों को। सॉल्यूशन की पूछ रखी है, अलग अलग आयंस की दे रखी है, बस। हाँ, लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रखा था। हंड्रेड एंड 30 आ जाएगा शायद उसको सब करके, वही आंसर है 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिख दो लैम्डा एम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयन जो भी मेरा आयन रहेगा, मान लो हो गया कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसके दोनों में 2 चार्ज रहता हो, MgO टाइप, ऐसा हो गया, Mg में भी 2 का चार्ज है, ऑक्सीजन पे भी -2 का चार्ज, ठीक है, तो इस तरह का ये कुछ, तो अगर मान लो मुझे MgO की निकालनी है तो क्या आ जाएगा, Mg2+ O2-, इसकी कितनी देर के 57 और उसकी
आयन तो एक एक ही है, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है एक। लेकिन इसमें हमको एक चीज देखनी पड़ेगी कि इन्होंने, या तो क्वेश्चन में मिसिंग है, पर ये तुम्हारा पीवाईक्यू ही है, इनको मेंशन करना चाहिए था इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो वर्ड इन्होंने कहीं मेंशन नहीं कर रखा है। ये लो हम उस पे लगाते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जो हम ऐड कर देते हैं आयंस की मोलर कंडक्टिविटी, वो हम किस पे करते हैं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ना। तो तुम ऊपर खुद से ऐड कर लो, क्वेश्चन थोड़ा अधूरा है ये, ऊपर में लिख लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कोलाश लो में हम यही तो पढ़ते, दोनों की कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, वही तो है बस, सिंपल ऐड करके आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड करके लिख दो 130, यूनिट जरूर लिख देना। ये तुम्हारा एक नॉलेज चेक करा था कि तुमको डाइवेलेंट कैटायन और एनायन का समझ आ रहा है, कि अगर तुमको बोल देता कि मोनोवेलेंट कैटायन है और डाइवेलेंट एनायन है, या फिर मोनोवेलेंट, इस तरह का केस दे देता, मोनोवेलेंट एनायन और डाइवेलेंट कैटायन, इस तरह का केस देता तुमको, तो ये क्या हो जाता है, ये कुछ इस तरह का एग्जांपल हो जाता है BaCl2 टाइप। अगर तुमको ये नहीं पता चलेगा, तुम फॉर्मूला नहीं बना पाओगे, तो ये सोल्व नहीं कर पाओ, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना रह जाएगा, जो कि करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन था देने वाला, तो काफी आसान था। समझ गए बायोवैलेंट का मतलब, बस जानना चाह रहा है कि तुमको मालूम है कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखो। एक कंडक्टिविटी सेल, एक कंडक्टिविटी सेल, conductivity cell with 2 electrodes, conductivity cell with 2 electrodes, ब्रैकेट में लिख लो डार्क साइड, are half filled, are half filled, conductivity cell with 2 electrodes, ब्रैकेट में लिखो डार्क साइड, are half filled, are half filled with infinitely, are half filled with infinitely dilute aqueous solution, dilute aqueous solution of weak electrolyte, of weak electrolyte। ठीक है, if volume is doubled, if volume is doubled by adding more water, if volume is doubled by adding more water at constant temperature, at constant temperature, by adding more water at constant temperature, the molar conductivity, the molar conductivity of the cell will, the molar conductivity of the cell will, उसके बाद डैश लगा लो, मैं ऑप्शंस दे रही हूँ, बताओ इन चारों, बस एक पॉइंट को पकड़ना है तुमको क्वेश्चन में, शायद तुम इसका आंसर कर दो। ये तुम्हारे 2 इलेक्ट्रोड है, इसके अंदर सॉल्यूशन फिल कर रखा है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन। तुमसे पूछ रखा है कि जब मैंने उसका वॉल्यूम बढ़ाया तो फिर उसमें क्या चेंज आया कंडक्टिविटी में। क्या डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी, या सेम रहेगी, हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। चौथा, इलेक्ट्रोलाइट के, गुड, यही पकड़ना था बस। सेम क्यों रह रही है, दे तो रखा नहीं, हम जो पहली बात तो वीक इलेक्ट्रोलाइट दे रखा है, ठीक है, इनफाइनाइटली डाइल्यूट सॉल्यूशन दे रखा है,
मतलब वो ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम कंडक्टिविटी पे है, तो उसमें जितना बढ़ा लो थोड़ा सा चेंज दिखेगा या फिर हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इनफाइनाइट का ग्राफ कैसा बनाते हैं हम? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ जाता है, इस तरफ डाइल्यूशन बढ़ता है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है। तो अगर मान लो मेरा ऑलरेडी इनफाइनाइट पे, उसके बाद मैंने वॉल्यूम डबल किया भी, तो भी वो इसी के आसपास ही रहेगा। या तो उसको मैं मेजर ही नहीं कर सकती हूँ क्योंकि वो एसिम्प्टोटेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? सेम रहेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर है, तो वो अपनी मैक्सिमम कंडक्टिविटी पर है। तो उसके बाद तुम वॉल्यूम बढ़ा लो, कुछ कर लो, वो ऑलमोस्ट उससे ज्यादा जा ही नहीं पाएगा। समझ गए क्या क्यों वो ऐसा आंसर है? बस ये इनफाइनाइटली डाइल्यूट वर्ड पकड़ना था हमको यहाँ। तो इसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा ऑप्शन, ये था 2 लाख का सवाल। मैंने बताया है, मेरे को दो तुम। इनको बड़ा वो डिबाए हक्कल वाला बड़ा प्यार है उस इक्वेशन से। ले यार उसके क्वेश्चन पूछ। क्या? हाँ वो तो वहां तुम्हारा एनटीए वाले में उसमें भी नहीं करना होता एक्सप्लेन, तो टिक्के ही लगा के आने होते हैं, टिक्के भी नहीं भर के आने होते हैं। अगला क्वेश्चन ये लिख लिया है ना, ये वाला पोर्शन लिख लिया है। अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो गिवन बिलो is the plot of molar conductivity versus root C मोलर कंडक्टिविटी वर्सेस, वही तो बोला बहुत प्यार है इसको, अभी 2025 में ये वाला दे रखा था, वर्सेस रूट सी फॉर KCl in aqueous solution, उसके बाद ये ग्राफ बनाओ। लिख, बना लिया ये? सबने बना लिया है? इसके आगे लिखो, बना लिया? if comma for the higher concentration of KCl solution, the resistance of the conductivity cell is 100 ohm, 100 ohm लिख लिया, comma then the resistance of the same cell with the dilute solution is x ohm. The value of x will be नियरेस्ट इंटीजर बताना है, x की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में हमको देखो 2 वैल्यूज दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन की और 2 उसके कोरेस्पॉन्डिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखी है। इन्होंने सेम सेल यूज किया, तो कापा क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक हमको दोनों की रेजिस्टेंस भी दे रखी है, नहीं रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है
इन दोनों में से ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, 0.1 की या 0.15 की? 0.15, उसकी रेजिस्टेंस तुमको दे रखी है। सो ठीक है, 0.1 की हमको निकालनी है। जो भी फॉर्मूला है, एक लैम्डा एम का फॉर्मूला जो है मोलर कंडक्टिविटी का, और फिर उसका इसके क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस से क्या लेना देना है, वो फॉर्मूला, दो फॉर्मूले यूज करके निकालना है इसको। अरे नहीं, सेम सेल है तो कंडक्टिविटी नहीं सेम होगा। कंडक्टिविटी सेम होता है इलेक्ट्रोलाइट के केस में। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। कंडक्ट इसका क्या सेम होगा, अगर सेम तरह की सेल दोनों के लिए यूज की गई है तो L/A जो रेशियो होता है, लेंथ और एरिया का रेशियो, जिसको हम सेल कांस्टेंट बोलते हैं, वो सेम रहेगा दोनों सेल के लिए। ठीक है, मान लो मैंने एक इस बोतल में सामान भरा, दूसरा भी इसी बोतल में भर रखा है, बस उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है, तो L/A इसका सेम है, मतलब इसका वॉल्यूम सेम है। हिंट दे रही हूं मैं इतना कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L/A। ये वाला फॉर्मूला मालूम है ना, इसको कापा की फॉर्म में लिख सकती हूँ मैं। तो एक ये यूज करना है, एक लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन या मोलैरिटी। इन दोनों फॉर्मूले को यूज करके एक वैल्यू निकालनी है तुमको 0.1। थोड़ा ट्राई करो, बस फॉर्मूले घुमाने हैं इसमें दोनों के। ये अच्छा क्वेश्चन था। मुझे देखो कापा गिवन नहीं है इसमें, कापा नहीं गिवन है, मुझे कापा की जगह जो गिवन है उसकी रिप्लेसमेंट करनी है किसी तरह। तो कापा की जगह मुझे रेजिस्टेंस की रिप्लेसमेंट करनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस मुझे दे रखी है। तो रेजिस्टेंस से कापा का रिलेशन बनाओ, क्या बनेगा, 150। कितना आ रहा है, तो कोई कैलकुलेशन एरर हुआ हो। मेरी ये बात समझ आई कि इस कापा की जगह रेजिस्टेंस वाली टर्म ऐड करनी है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/R, और ये क्या हो जाएगा 1/रो मल्टीप्लाई बाय A/L। और ये क्या चीज है, कापा ही तो है, कापा A/L इज इक्वल टू 1/R। कापा को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1/R मल्टीप्लाई बाय L/A। ये लिख सकते हैं ना। इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, दोनों का रेशियो ले लो, एक चीज निकालनी, एक चीज निकल जाएगी। कितना है, आ गया। ये करना था तुमको, वहां से कापा निकाल के यहाँ डाल दे, फिर रेशियो ले ले, बात दोनों बराबर है। मुझे मेरे उसमें इक्वेशन में कापा नहीं चाहिए, क्योंकि कापा हमको गिवन नहीं है, हमको रेजिस्टेंस गिवन है, रेजिस्टेंस के फॉर्म में मेरे को कन्वर्ट करना है मेरा फॉर्मूला। L/A तो दोनों में कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों सेल का सेम है, 150। ऐसे लिखा, किसी को कुछ प्रॉब्लम ये कैसे लिख रखा है, ये चीज समझ आ गई। लैम्डा एम में मैंने कापा की वैल्यू पुट कर दिया रेजिस्टेंस की टर्म में, ठीक है, रेजिस्टेंस की टर्म में पुट किया, और दोनों को ये मैंने ए सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट वाला मान लिया और बी थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड वाला सॉल्यूशन। अब वैल्यूज पुट कर दो, हमको सब कुछ गिवन है। L/A से L/A कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, 1000 से 1000 भी कैंसिल हो जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है, दोनों दोनों लैम्डा एम की वैल्यू पता है ग्राफ से, एक रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, एक रेजिस्टेंस की निकालनी। सब लोग करो इसको कैलकुलेट, यही पर दिक्कत है। तो हमको इसका सी निकालना होगा, मतलब स्क्वायर करना होगा इस वैल्यू को। ये फॉर्मूला ठीक है, ये वैल्यू किसकी दे रखी है, CA की, रूट CA की वैल्यू है 0.1, CA की कितनी आ जाएगी, स्क्वायर। इसी तरह ये किसकी वैल्यू है, रूट CB की, ये 0.15 दे रखी है, CB की कितनी आ जाएगी 0.15 का। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे वहां पे, तब आंसर आएगा। गुड, बाकी सॉल्व कर लो अब सीधा।
पर मैं ये बताना चाह रही थी ना कि ये आप ही को की है, ताकि तुम लिख लो। तो CB कितना आ जाएगा अपना 0.15, RB 100 दे रखा है, 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1, RA मुझे निकालना है। इसको कैलकुलेट करके अपना 150 आ रहा है। ये फॉर्मूला समझ आ गया ना, ये कैसे लिखा है? बस अब वैल्यूज पुट करनी है हमको और उसको तरीके से कैलकुलेट कर लो तो अपना 150 आएगा। समझ गए कैसे हुआ है क्वेश्चन? लिख लिया? अगला क्वेश्चन एक और लिखो। ये तो स्टेटमेंट बेस्ड है। लिखो द मोलर कंडक्टिविटी of a weak electrolyte, the molar conductivity of a weak electrolyte when plotted against square root of concentration which of the following is expected to be observed? पहला ऑप्शन लिखो इसमें, a small decrease in molar conductivity at infinite dilution is observed at infinite dilution. सेकेंड ऑप्शन है molar conductivity decreases sharply with increase in concentration अगला लिखो, a small increase in molar conductivity is observed at infinite dilution फोर्थ ऑप्शन लिखो, molar conductivity increases sharply with increase in concentration. तो अपना लैम्डा एम और उसका ग्राफ देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट का, चारों में से सबसे सही स्टेटमेंट कौन सी लग रही है बताओ। क्वेश्चन कब आया था तुम्हारा? सेकेंड ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन बताओ किस किस के लिए पॉसिबल हो सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का अपना ग्राफ ऐसा बनता है, मतलब थोड़ा एक्सपोनेंशियली वाला डिक्रीज होता है और एक्सपोनेंशियली वाला ही इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या आता है लैम्डा एम। अब पहला स्टेटमेंट मुझे बोल रहा है ये स्मॉल डिक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये तो सरासर गलत है, डिक्रीज तो होता ही नहीं है। डाइल्यूशन पे तो क्या होती है कंडक्टिविटी इंक्रीज ही होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो एकदम गलत। अगला पॉइंट क्या है,
मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस शार्पली विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा मोलर कंडक्टिविटी शार्पली डिक्रीज हुई। अगर इसका ऐसा लिखा होता ये पॉइंट, मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, तो क्या ये करेक्ट होता है कि रॉन्ग होता है? मोलर कंडक्टिविटी शार्पली इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन, शार्पली इंक्रीज भी तो हो रही है। ऐसे जब मैं जा रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, ऐसे जा रही है तो डाइलेशन बढ़ रहा है, तो डिक्रीज भी शार्पली हो रही है और इंक्रीज भी शार्पली हो रही है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाता, सही हो जाता। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे थे, स्मॉल इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्जर्व्ड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। स्मॉल, अगर ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख देते ये क्वेश्चन में, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता तो कौन सा पॉइंट सही हो जाता, सी वाला। सी के अंदर थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि वो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, वो ऑलरेडी आयंस में टूट चुका है, तो कितना ही डाइल्यूशन कर लो थोड़े से ही आयंस बढ़ेंगे या उनकी मोबिलिटी बढ़ेगी, तो ज्यादा चेंज। इसलिए हमने वीक के लिए कैसा ग्राफ बनाया था, कुछ ऐसा ग्राफ बनाया था कि वो धीरे धीरे इंक्रीज होता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट किसके लिए सही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है, इंक्रीजेस शार्पली विद, ये तो सरासर गलत है, पहला चौथा तो पूरा पूरा गलत है। थर्ड पॉइंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए सही है, सेकंड पॉइंट वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक है, क्लियर है ये चीज? चलो लिख लिया ये वाला चीज, अगला टॉपिक डालो। इलेक्ट्रोलाइसिस, नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से क्या समझ रहे हो, ये तो हो चुका है। क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो इसमें कैसी रिएक्शंस होती है, जो रिएक्शन खुद से नहीं हो सकती है उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके करवाते हैं। यही मतलब हुआ ना केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज होना। ये डेफिनेशन एकदम क्लियर है। हमने जब 3 केसेस पढ़े थे, जो गैल्वेनिक सेल बनाया था कि कब वो गैल्वेनिक की तरह बिहेव करता है, कब इक्विलिब्रियम में रहता है और कब वो इलेक्ट्रोलाइटिक की तरह बिहेव करता है। 3 केसेस पढ़े थे ना ये सबसे स्टार्टिंग में। तो वो क्या चीज था, जब ई एक्सटर्नल ग्रेट, वो तो स्पेसिफिकली उस सेल के लिए था, डैनियल सेल के लिए, पर अच्छा तुझे याद है। तो डैनियल सेल के लिए 1.1 होता है मेरा ई सेल, ई नोट सेल। तो अगर मैंने ई एक्सटर्नल, अभी तक उसमें जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है वो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है अपने अंदर की रिएक्शन से, तो उस स्टेप को मैं बोलती हूँ डिस्चार्जिंग। जो हमारी, हम बैटरी चार्ज और डिस्चार्ज करते हैं, तो जब डिस्चार्ज हो रही है बैटरी तो वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली रिएक्शन प्रोसीड कर रही है और अपनी केमिकल एनर्जी, इसको प्लीज ध्यान से सुनना ताकि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, वो अपनी केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है। क्लियर है ये चीज? जब सेल डिस्चार्ज होती है तो वो अपनी केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है, इलेक्ट्रिसिटी में ही बदल रही है ना वो, हम उसी के थ्रू चीजें देख पा रहे हैं या कर पा रहे हैं। और जब सेल को हमको चार्ज करना होता है वापस अगली साइकिल के लिए, तो जब हम सेल को चार्ज करते हैं हम क्या सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। उस इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के कारण ही उसमें कैसी रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो जो मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक वाला केस है वो चार्जिंग का केस होता है। आगे जाके हम बैटरीज पढ़ेंगे सारे टाइप की, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, तो इसलिए मैं चार्जिंग डिस्चार्जिंग से रिलेट कर रही हूँ इसको। और जब सेल डिस्चार्ज हो रही होती है तो वो कैसी बिहेव करती है, गैल्वेनिक सेल जैसी, है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोल देते हैं। जब चार्जिंग तो इलेक्ट्रोलाइटिक, व्हेन डिस्चार्जिंग गैल्वेनिक। क्या ये चीज समझ आई? अब दो जो हमने पहले पढ़ा था हम वही पढ़ रहे हैं वापस रिपीट में। हमने गैल्वेनिक में देखा था कि गैल्वेनिक में एनोड कैसा होता है,
नेगेटिव होता है, और ये तो यूनिवर्सल है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो गैल्वेनिक सेल में मान लो मैं एक ही जगह ये दोनों इलेक्ट्रोड ले रही हूँ एक ही सोल्यूशन में, ये मेरा एनोड है, और ये भी आयुपेक ने बोल दिया कि एनोड को लेफ्ट में रखो और कैथोड को राइट में रखो, मतलब एक्सेप्टेड है ये वाली चीज। तो ये एनोड हो गया, और ये क्या हो गया, इसमें इस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करते हैं जब हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं, एनोड टू कैथोड, और करंट, और जो हमने नॉर्मल रिएक्शन की है अपनी डैनियल सेल वाली, Zn प्लस Cu2 प्लस गिव्स, ये रिएक्शन होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि इसका ई नोट क्या है, पॉजिटिव, और करंट कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है, कैथोड टू, इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल। जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करते हैं तो प्रोसेस क्या हो जाता है, पूरा रिवर्स। अब मैं आज बताऊंगी कि आज या फिर कल वाली क्लास में कि कैथोड को क्यों नेगेटिव बोलते हैं और एनोड को क्यों पॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइसिस होता है कि इलेक्ट्रोलाइट का हम टूटना करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके। अब वो आयंस जिस हिसाब से मूव करते हैं उस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रोड का ऊपर चार्ज हम असाइन कर देते हैं, ठीक है। अब हमने इसका उल्टा हो जाएगा अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, और इसमें ई एक्सटर्नल क्या हो जाता है, ग्रेटर देन ई नॉट ऑफ सेल, या ग्रेटर जो भी उस सेल का ई नॉट होगा उससे ज्यादा होगा। अब ये कैथोड है और ये एनोड है, इस पे कैथोड पे कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव रहेगा, यहाँ पे उल्टा रहता है। और उल्टा क्यों रहता है ये बता रहे। मान लो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है मेरा, जिसको मैं इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके तोड़ रही हूँ, ठीक है। तो NaCl में कौन कौन से आयंस बनते हैं, इस चीज में कोई डाउट। अब इसमें रिडक्शन किसका होने के चांसेस है, अपने अभी नॉर्मल स्टेट में जाएंगे तो Na क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस में, और ये इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे, नेगेटिव चार्ज वाली चीज। पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। कौन से इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है, तो कैथोड का चार्ज कैसा होगा, मैं बोलना चाह रही इसमें Na का रिडक्शन होगा, वो Na बनेगा, और Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा और Cl2 बनेगा। ये चीज समझ आई। अब हमने देखा कि कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है और एनोड पे हमेशा, तो Na कहा जाएगा, Na प्लस किसकी साइड जाएगा, रिडक्शन करना है ना उसको, रिडक्शन करने के लिए उसको कहा जाना पड़ेगा, और ये कैसा चार्ज का है खुद, तो कैथोड कैसे चार्ज का होना चाहिए, इसीलिए नेगेटिव होता है, समझे। और इसीलिए ये पॉजिटिव होता है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनायन जा रहा है अपना ऑक्सीडेशन करवाने। नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं, ये बोल रही हूँ मैं कैथोड कैसे चार्ज, कैथोड पे हमेशा क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। Na प्लस का क्या हो रहा है, Na प्लस पे कैसा चार्ज है, तो पॉजिटिव होगा, कैथोड कैसा होना चाहिए ताकि इसको अपनी तरफ खींचे, समझी, समझ गई ना कैसे मुंडी ला रही है। तो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है। और अब इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे, कैथोड टू एनोड, और करंट, ये चीज कभी मत भूलना, दोनों सेल का कंफ्यूजन मत रखना इस चीज का, ठीक है। करंट की डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, चार्जेस, और एनोड और रिडक्शन वो तो एक ही चीज है कॉन्सेप्ट, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन, ठीक। चलो अभी दोनों चीज बनाते हैं ढंग से। हेडिंग लिख लिया ना तुमने, इलेक्ट्रोलाइट लाइसिस और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल।
एक पहले पॉइंट लिख लो, whenever an electrochemical cell is charged, it behaves like an electrolytic cell. It behaves like an electrolytic. हाँ बना लो ये साथ साथ, ये हम बना चुके हैं, हम रिपीट में बना रहे हैं, जो तुम्हारे डैनियल सेल है वही बना रहे हैं। सॉल्व टेस्ट था तुम्हारा, मैंने टेस्ट में तो मैं सही डाल दी, तुम्हारा दिमाग पता नहीं वहां पे कहाँ फिर जाता है, ना खराब करके आते हो। यहाँ तो क्वेश्चन कर देते हो, वहां हाँ तो फिर इतना गंदा करके आओगे। 2 क्वेश्चन क्लास वाले थे डिट्टो, मतलब नोट्स भी तुमने नहीं पढ़े हैं। तो वो तो तेरा भी नंबर बढ़ा ही है ना उसका। ठीक है चलो देखो। अच्छा बहुत ही खराब किया तुमने। ऐसे तो चलना नहीं, काम ही नहीं चलेगा, इतना कम में तो कुछ नहीं होना। उल्टे प्रोसेस कर रहे हैं सारे। इधर देखो, नहीं नहीं बाद में देखो यहाँ पे मेरा डिस्चार्जिंग प्रोसेस है, मतलब जो हमने नॉर्मल डैनियल सेल पढ़ रखी है वो पूरी की पूरी डिट्टो यहाँ पे बनाई है। ये कैसा काम कर रहा है यहाँ पे जिंक? हाँ बस वो साइड यहाँ पे जस्ट इसका कॉपी करने के लिए इसको कैथोड को यहाँ पे लेफ्ट में बना रखा है। जिंक का क्या हो रहा है अब भाई, इधर देख लो तुम, पहले इस साइड वाला देखना है सिर्फ पोर्शन। हाँ वो लिख दे रही, वो वैसे नेगेटिव चार्ज मतलब कैथोड ही है, एनोड, और ये नहीं ऐसे मतलब वो नहीं है, पर सजेस्ट कर रखा है कि रखना चाहिए, पर मैं इससे कंपैरिजन करने के लिए इस तरह बनाया, ठीक है, दोनों को कंपेयर करने के लिए। तो ये क्या बन गया अब, कैथोड, और ये एनोड। लो दोनों में दीवार भी बना दी। अब इधर देखो, बता रही वो बैटरी लगा रखी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इसमें, यहाँ पे रिएक्शन होकर बल्ब जल रहा है, ये बल्ब है, प्लीज अंडरस्टैंड। यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा वोल्टेज सप्लाई किया जिससे मेरी उल्टी रिएक्शन हो, यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर, ठीक है, ये क्या है, बल्ब। ठीक है पता नहीं, इतने से काम चला लो भाई। चलो अब इधर देख लो एक बार, जब तुम्हारी सेल में रिएक्शन हो रही है उसकी वजह से, ये पूरी गैल्वेनिक सेल है जिसमें एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। एनोड कैसे चार्ज का है, नेगेटिव, और कैथोड पॉजिटिव, ठीक है, इतना हमको आता है। अब मैंने क्या किया, मैंने पोटेंशियल ज्यादा लगा दिया, रिएक्शन अब उल्टी होगी। यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे जिंक का क्या होगा, यहाँ पे कॉपर का, और यहाँ पे, तो वो वाला प्रोसेस किए। तो अब इस केस में जिंक का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैसा इलेक्ट्रोड होगा, कैथोड होगा, और ये कॉपर वाला इलेक्ट्रोड कैसा बन जाएगा, एनोड बन जाएगा। और ये किस चार्ज का होगा, कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव, क्योंकि जिंक 2+ अब इसके पास जा रहा है और जिंक में रिड्यूस हो रहा है,
पॉजिटिव नेगेटिव की साइड जाएगा, ठीक है। और ये कैसा, ये एनोड हो जाएगा, इसका साइज क्या हो गया, इसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। रिएक्शन पूरी उल्टी। ये कंडीशन है चार्जिंग की, जब मैं बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके अपनी बैटरी चार्ज कर दी। और ये है डिस्चार्जिंग की, जब अंदर वाली रिएक्शन होकर हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही। क्लियर है ये दोनों चीजें, समझ लीजिए अभी, बना लो। और ये बनाने के बाद फॉर्मूलाज खोल लेना जो लिखने दिए। नहीं, यहाँ पे तो दोनों चीजें एक जैसी है, तो यहाँ पे हम वो वाला फिगर आउट नहीं कर सकते। बस इतना है कि इसमें Cu2+ निकल रहा है इससे, तो इसमें हम वो समझाने के लिए उस तरह से देखा जाता है। और इलेक्ट्रोलाइसिस में जनरली इलेक्ट्रोलाइट ही टूट रहे होगे, ये बस इसको कैसे इसमें कन्वर्ट किया वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले बाद में लिखना, पहले ये बना लो। हाँ वही लिख रहा है, लिख लो शांति से। कल हम, अरे भाई ठीक है चुप हो जाओ, कितना बोलते हो। नहीं लेके आओगे डंडा। हाँ मैंने होमवर्क भी भेज रखा था, होमवर्क नहीं भेजा था ना कल इन्होंने। ये कोई बात नहीं है, मैं क्लास में लाइव बता रही हूँ, होमवर्क नहीं भेजा था। बड़े तुम्हारे मम्मी पापा को थोड़ा ना होमवर्क करना है, तुमको करना है। लॉजिक नहीं, वही सेम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं हम बस। भाई रुक जाओ, चुप हो जाओ। क्या बोल रही? हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या चीज? आई, करंट की डायरेक्शन। वो क्या होता है, आई क्या होता है भाई, आई? ठीक है, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं, बाकी कल डिस्कस करेंगे।